अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मालिनी ने, गोविंदापुर, कोलकाता, इंडिया से। इस कहानी को सुनते हुए यकीन मानिए, कुछ लम्हों के लिए इस कहानी की खौफनाकी और इस कहानी के अंदर छुपा एक ऐसा अजीबो गरीब सहर कि कुछ लम्हों के लिए कहानी को सुनते हुए मैं खुद भी अजीब सा हो गया। रात का वो मंजर था। उस गांव के तमाम लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे और उस गांव के फासले पे बना हुआ वो अकलौता छोटा सा कब्रिस्तान, जहां पे कई कब्रें मौजूद थीं, और जब से ये गांव आबाद हुआ था उससे पहले से ही ये कब्रिस्तान वहां पे मौजूद था। दरख्तों का एक ऐसा घना सिलसिला जहां चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, जिनके पत्ते ऊपर से सर जोड़े इस अंदाज में खड़े थे कि जब दिन की रोशनी भी इन दरख्तों के पत्तों से छनछनाती हुई नीचे ज़मीन पे पहुंचने की कोशिश करती तो ये दरख्तों के पत्ते एक छतरी का सा काम करते, एक ऐसी अम्ब्रेला का जो नीचे धूप न पहुंचने देते। यूं इस छोटे से कब्रिस्तान के अंदर दिन को भी छांव होती। परिंदे इन दरख्तों के घोंसलों में रात को सोने के लिए आते, और इस वक्त रात की उस खामोशी में जहां हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, तारीकी ही तारीकी थी, दो शख्स आहिस्ता से चलते हुए उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, लेकिन इतना चौकन्ना थे जैसे आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट देखते हुए जा रहे हों, कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा। उन दोनों ने अपने हाथ में टार्च पकड़ी हुई थी और कंधे पर एक थैला लटकाया हुआ था। ये आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे एक दूसरे को इशारे में कह रहे हों, चौकन्ना रहना, कोई आ ना जाए। बिराज और इंदिरा चलते चले कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। इंदिरा ने अपने बैग पे लटकाया हुआ बैग, थैला सा जो था, जमीन पर रख दिया और फिर एक दफा खड़े होकर दोनों तरफ जायजा लिया कि किसी ने उनको इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते देखा तो नहीं है। ऐसा कब्रिस्तान जिसकी कोई चार दीवारी ही नहीं थी, कोई दरवाजा ही नहीं था, बस आप रास्ते से हटते, मुड़ते और कब्रिस्तान आ जाता। हां, अगर कोई उनको देख रहा था तो शायद उन कब्रों में लेटे हुए वही मुर्दे, क्योंकि उनको पता लगा था कि फिर किसी मुसलमानों के यहाँ उनका कोई प्यारा मर गया था, कोई औरत मर गई थी, और उसका जनाजा पढ़ के उन्होंने इस कब्रिस्तान के अंदर उसको दफना दिया था। अब वो तसल्ली कर चुके थे कि जो प्यारे 2-3 दिन अपने प्यारे जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको मिलने के लिए कब्रिस्तान आते हैं, वो आ चुके हैं। अब वो बेखबर हो के अपने घर में सो रहे होंगे। उन्होंने बेलचा निकाला और कब्र की खुदाई का काम शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे वो अपने काम में महारत रखते हों। जैसे ही पहली चोट कब्र की उस मट्टी पे पड़ी, रात की उस गहरी खामोशी के अंदर एक धक की आवाज आई। शायद दिन की उस रोशनी में जहां चिड़ियां चहचहाती हैं, जहां इर्द गिर्द एक शोर सा होता है, उस कब्र पे पड़ने वाली चोट की आवाज किसी को ना सुनाई देती। रात के इस खामोशी और एक ऐसी दूर तक फैली खामोशी की वजह से उस धक ने भी उन दोनों के दिल के अंदर भी एक धक की आवाज पैदा की थी। आज काफी अरसे बाद वो डरे हुए थे। वो अपने काम में महारत रखते थे, वो कभी डरते नहीं थे, लेकिन आज उस धक से रुक से गए। वो धक दिल के अंदर आज उनको ऐसे महसूस हुई जैसे किसी ने इस धक की आवाज को सुन लिया हो। पहली चोट मारने के बाद वो रुक से गए।
एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि एक दफा फिर से इधर उधर देख लो, इस आवाज को किसी ने सुना तो नहीं। खामोशी, कोई नहीं था। इंदिरा बोला, कोई नहीं है यार, शुरू करें। यूं दोनों ने तेजी के साथ अपने हाथ चलाने शुरू किए कि जल्दी जल्दी वो कब्र को खोद डालें और उस कब्र के अंदर लेटी हुई औरत तक पहुंच जाएं। अभी कब्र का ऊपर जो एक तावीज सा बना होता है, जो मट्टी जमीन के ऊपर एक खास अंदाज में मट्टी डाल दी जाती है, उस मट्टी को भी वो पूरा हटा ना पाए थे कि दूर से किसी ने इसी तरफ रोशनी फेंकी, ऐसे जैसे किसी के हाथ में टॉर्च हो और वो उस टॉर्च से आवाज की सिमत का तयन करते हुए इसी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा हो। जैसे ही उस टॉर्च की रोशनी उन दोनों पे पड़ने वाली थी, वो जल्दी से जमीन पर लेट गए और एक दूसरे से बोले, भागो। उन्होंने वो सामान भी अपना वहीं पे फेंका और तेजी से कब्रिस्तान की दूसरी सिमत भागना शुरू कर दिया, जिस तरफ घना जंगल था। इतनी तेजी से वो भागते हुए जा रहे थे कि अगर पकड़े गए तो मुसलमान उनको छोड़ेंगे नहीं, उनकी तिक्का बोटी कर देंगे। भागते भागते ना सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए, बल्कि एक ऐसी जगह पे छुप गए जहां जानते थे अब यहां कोई नहीं आएगा। वो रात को वहां छुपे रहे और सूरज जब निकल आया, रोशनी हर तरफ फैल गई, तो वो फिर भी दबक के बैठे रहे। इस तरफ तो कोई नहीं आता, लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं आया। वो दोनों अपने काम में इतनी महारत रखते थे कि जब भी कोई प्यारा कब्रिस्तान में अपने प्यारे को मट्टी के हवाले करके दफना के चले जाते, तो उसके कुछ ही दिनों बाद ये पहुंच जाते और उसके बाद उस कब्र को खोलते, यहां तक कि उस कब्र के ऊपर रखी हुई जो ईंटें होती उसको हटाते, तो कफन में लिपटी हुई लाश उनको नजर आ जाती। वो उस लाश की सर वाली साइड से उसका कफन हटाते और आंखें बंद किए हुए उस औरत को जिसको प्यारों ने दफनाया होता, उसके जैसे ही मुंह से वो कफन हटाते तो उसके सर के पीछे जितने भी बाल होते, उन बालों को आराम से ऊपर की तरफ उठाते, अपने हाथ में उठा के देखते, हाँ यही तो हम लेने आए हैं। और उन बालों को बिल्कुल सर के करीब से ऐसे आराम से काट लेते और इस अंदाज में उनको जल्दी से धागे से लपेट लेते कि वो आपस में जुड़े ना, उलझे ना, और उन बालों को एहतियात से वो अपने बैग में रखते। उस कफन में लिपटी औरत का सर वहीं पे रख के जल्दी से ईंटें उसी तरह वापस रखते और कब्र को बंद करने के बाद ऊपर बाकायदा पानी डाल देते कि अगर कोई आए भी तो उनको शक इसलिए ना पड़ सके कि जैसे ताज़ा कब्र बनी होती है तो पता लग जाता है तो ताज़ा बनी है, लेकिन ताज़ा कब्र पे भी मट्टी डाल दी जाए तो फिर एहसास नहीं रहता कि ताज़ा है या क्या, क्योंकि उस पर पानी डाल दिया जाए तो फिर एक एहसास होता है शायद किसी ने पानी डाल दिया है इसलिए गीली है। लेकिन कुछ दिनों से उन दोनों को भी अंदाज़ा हो रहा था जैसे मुसलमानों को शक सा हो रहा है। वो पहरा देते हैं, रातों को देखते हैं, इसलिए ही तो आज की रात वो बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। पहले धक की आवाज़ पे ही वो रुक गए थे और जब टॉर्चें उनको आवाज़ सुनाई दी तो उसके जब वो भागते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे तो उनके कानों ने जिन आवाज़ों को सुना वो एक नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें थी जिसको वो समझ चुके थे कि वो पहरा देते लोग शायद आज फिर से कब्रिस्तान पहुँच गए थे। हो सकता है जब से उन्होंने अपनी प्यारी को दफनाया था तब से वो रातों को पहरा दे रहे थे, लेकिन जब दिन हो गया तो वो जंगल से ऐसे निकले कि जैसे अगर किसी से सामना हो भी गया तो कह देंगे वो तो यहाँ काम से गए थे, लेकिन किसी से भी सामना ना हुआ। तो वो कब्रिस्तान का रास्ता जाने के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ लंबा चक्कर काट के उस छोटे से शहर के अंदर पहुँचे तो किसी को महसूस तक ना हुआ कि रात जो कार्रवाई हुई है उसमें ये दोनों इन्वॉल्व थे। वैसे तो एक छोटा सा ये शहर था, लेकिन इस शहर के बिल्कुल पीछे ज़मीनें ही ज़मीनें थी, ऐसी सरसब्ज़ ज़मीनें जो लहलहाती फसलें होती। गांव और शहर तकरीबन जुड़े हुए थे। इसी गांव के दो बचपन के दोस्त, एक का नाम आज
ठाकुर हो गया था। वो जब दोनों पढ़ते थे तब भी वो एक ठाकुर की औलाद था और आज वो खुद ठाकुर बन चुका था, देवनाश ठाकुर। और उसका दोस्त ईशान, ये बहुत अच्छे क्लास फेलो थे, इसी गांव में ही दोनों रहते थे। ईशान और देवनाश जब स्कूल की अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके तो वो देवनाश ठाकुर का बेटा था, उसे ज़मीनें संभालनी थी, उसे ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी तालीम उसके लिए काफ़ी थी, लेकिन वो फिर भी पढ़ना चाहता था। उसके बाप का कहना था, और पढ़ के क्या करोगे। वहीं पे ईशान शहर के कॉलेज के अंदर पढ़ता रहा और उसके बाद उसने बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन उन दोनों की दोस्ती उसी तरह बरकरार रही। ईशान और देवनाश जैसे बचपन के बेहतरीन दोस्त थे, यहां तक कि उनकी जिंदगियों में शादियां भी हो गईं, लेकिन आज भी उसी तरह वो बेहतरीन दोस्त। सिर्फ फर्क ये था, देवनाश अपने दोस्त से मिलने के लिए लंदन जाता। वो जैसे ही लंदन गया, वहां पे शिफ्ट हुआ, तो उसने फौरी तौर पे अपने दोस्त को मिलने के लिए वहीं पे बुलाया था और उसके बाद अक्सर वो वहीं उससे मिलने के लिए देवनाश लंदन जाता। ईशान को खुदा ने बेटी दी और उधर देवनाश जो अब ठाकुर बन चुका था बाप के गुजर जाने के बाद, अब वो इसी गांव का ठाकुर था। शादी के बाद उसके यहां बेटा पैदा हुआ। वक्त गुजरता रहा, उधर दोनों दोस्तों की दोस्ती जो भाइयों से बढ़ के थी, एक बेइंतहा प्यार की हद तक दोस्ती थी, जो दोनों मिलते थे। अब उनके बच्चे भी जवान हो चुके थे। ईशान ने अपनी बेटी का नाम अनीका रखा और ठाकुर ने अपने बेटे का नाम करण। वो जब भी यूके मिलने के लिए जाता तो अनीका के हमेशा सर पे प्यार देता और उससे कहता, मेरी बेटी कितनी जवान हो गई है। तो ईशान आगे से कहता, हाँ भाई, तेरी ही अमानत है। मैंने तो शुरू से इसे कह दिया था कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन हम दोनों यारों की जो दोस्ती है, हम तो बचपन से ये सोचा था। मैंने ज़बरदस्ती नहीं की अनीका पे, लेकिन अरे उसको सब मैंने क्लियर कह दिया कि मैं अपने दोस्त देवनाश के बेटे से तेरी शादी करना चाहता हूँ। और मज़े की बात यह है यार, ये भी राज़ी है। ये यहाँ पढ़ी बड़ी है, यहाँ पढ़ी लिखी है, जवान हुई है, लेकिन अपने कल्चर से, अपने गांव से, इसकी माँ वहीं की है ना, तो अपने माँओं के कल्चर से बच्चियाँ प्यार करती हैं। तुझे पता है, मैं बेशक यहाँ आ गया, इसी ज़िंदगी में आबाद हो गया, लेकिन आज भी अपने उस कल्चर से बहुत प्यार है। तो मेरी बेटी को भी मेरी तरह मेरी कल्चर से बहुत प्यार है। और जब मैंने उसे कहा कि उसकी शादी वहाँ होगी, तो वो बेइंतहा उस बात पे ना सिर्फ खुश हुई, बल्कि उसने मुझे कहा, हाँ, मैं उस ज़मीन से इसलिए प्यार करती हूँ, मेरे बाबू की वो ज़मीन है, उस धरती ने मेरे बाबू को जन्म दिया है। और वैसे भी फैसला यही हुआ था कि शादी के बाद ठाकुर देवनाश का बेटा करण लंदन शिफ्ट हो जाएगा। वो अपनी बीवी के साथ कुछ अरसा वहाँ रहेगा, फिर वापस वालदैन के पास भी आ जाएगा। इसी तरह आना जाना लगा रहेगा। यूं ये शादी तय हो गई और करण अपने बाप के साथ जब भी लंदन जाता, अनीका को देखता, तो अनीका भी उसको देख के उसी तरह मुस्कुराती। दोनों जान चुके थे कि आने वाले वक्त में वो मियाँ बीवी बनेंगे। अनीका पढ़ी लिखी थी और करण भी पढ़ा लिखा नौजवान था। दोनों ही हसीन व जमील थे, एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे और वो माँ बाप की मोहब्बत उनके अंदर भी इस तरह शामिल हो गई थी कि वो भी एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। अब वो टाइम आ पहुंचा जब दोनों खानदानों ने फैसला किया कि अब बच्चों की शादी कर दी जाए। ठाकुर की हवेली में एक जश्न का समा था। पूरी हवेली को सजा दिया गया था, हवेली को दुल्हन बना दिया गया था। वहां ठाकुर की बीवी और ठाकुर की जो बड़ी बेटी थी, जो उनके बेटे करण से बड़ी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, अदित्या,
वो अपने छोटे भाई के लिए बढ़ चढ़ के शादी के ऐसे इंतजामात करवा रही थी कि अपने मनपसंद इतनी जोड़े लेकर आई थी। और जब उसने अपनी माँ के सामने शहर से रखे हुए वो सारे जोड़े जो मुख्तलिफ फंक्शन के लिए थे ला के रखे, तो उसकी माँ हैरान रह गई कि वाकई दाद देनी पड़ेगी आदित्य बेटी, तूने अपने भाई के लिए ऐसा खूबसूरत बंदोबस्त किया है कि जो भी इन कपड़ों को देखेगा तो देखता ही रह जाएगा तेरी भाभी और तेरे भाई के लिबास को। तो वो बोली, माँ एक ही तो भाई है, उसकी शादी है तो दिल खोल के खर्च नहीं करूंगी। तो माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ना, जो तेरा दिल करे कर, मेरा एक ही तो बेटा है तेरी तरह, दिल खोल के खर्च कर। यूं एक से बढ़ के एक चीजें उनके लिए अरेंज की जा रही थी। वहीं पे आदित्य के सामने माँ ने एक बात कही बेटी से कि आदित्य बेटी, तू तो जानती है अनिका वहीं पे हमेशा पढ़ी लिखी है, वहीं पे पढ़ी बली है, लंदन में ही रहती रही है, वो वहाँ के हिसाब से वहाँ लिबास पहनती है। मैं जानती हूँ ये लिबास भी उसी के लिए हैं, यहाँ की रिवायात, यहाँ के कल्चर उसको भी जो पसंद है पहनेगी। लेकिन बेटा तू जानती है ना, उसके बाल बहुत छोटे हैं। उसने वहाँ के हिसाब से कंधों तक, शोल्डर कटिंग जिसको बोलते हैं, कंधों तक बाल कटवाए हुए हैं। कितना अच्छा होता, बस एक यही दुख है इस शादी पे, इन जोड़ों के अंदर जब वो दुल्हन बनी एक लंबे घने स्याह बालों के साथ होती तो कितना खूबसूरत नजर आता। आदित्य जो सामान को उठा रही थी एकदम से रुक गई और बोली, माँ बस इतनी सी बात और आप दुखी हो गई कि आप ये कह रही हैं आदित्य अपनी बेटी को कि इतना लवाजमात इकट्ठे कर लिए हैं तो माँ की ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती वो हैं? वो कैसे? माँ परेशान होकर बोली, अरे माँ अब तो बहुत तरक्की हो गई है, घुटनों तक बाल लगवा दूं उसके। बेटा शादी तो सर पे है, ऐसे घुटनों तक बालों के लिए तो सालों चाहिए। अरे अम्मा आप भी भोली हैं, अब तो ऐसे बाल मिलते हैं जो हकीकी बने होते हैं, जो असल इंसान के बाल होते हैं, वो घुटनों तक आते हैं और पता भी नहीं लगता कि लगाए हुए हैं या उसके अपने हैं। यहां गांव वालों ने कब देखा है उसको? तू बेफिक्र हो जा मां, तुझे यही अच्छा लगता है ना अनीका के बाल घुटनों तक हों, तो अनीका के बाल शादी पे घुटनों तक होंगे। मां बलाएं लेनी उसकी शुरू हो गई, खुश होकर कि बेटी ने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अब वो लोग गांव पहुंच चुके थे लंदन से, एक बेहतरीन घर का उनके लिए तमाम किया गया था, सब कुछ अरेंज हो चुका था। उधर आदित्य शहर की उस सबसे बड़ी दुकान पर पहुंची जहां पे बाल मिलते थे। उसने जाके दुकानदार से कहा, मुझे बाल दिखाइए। वो मुख्तलिफ बाल दिखाते हुए बोला, ये देखिए ये देखिए। वो बोली, नहीं मुझे बिल्कुल असली बाल चाहिए। उसने कुछ खास बॉक्स खोले और जिसमें से लहलहाते हुए बड़े जबरदस्त किस्म के ब्राउन किस्म के लंबे से बाल उसके सामने रख दिए। नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे काले और बहुत लंबे बाल चाहिए जो घुटनों तक आते हों। तो वह दुकानदार बोला, बेबी जी आप जानती हैं मेरी दुकान यहां सबसे बड़ी दुकान है और आपको जिस तरह के भी बाल चाहिए होते हैं मैं अरेंज कर देता होता हूं। ज़्यादातर जो मैं आपको बाल दिखाने लगा था वो असली इंसानों के ही बाल हैं, लेकिन जिस तरह के आप लंबे बाल मांग रही हैं ऐसे बाल मिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन आप जानती हैं अगर आप नकली बने हुए बाल लेती हैं तो वो बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन इंसानों के बने हुए लंबे बाल बहुत महंगे पड़ते हैं हमें। आदित्य बोली, आप पैसों की परवाह मत कीजिए, आप जितने पैसे चाहें मुझसे ले लीजिए, लेकिन मुझे मेरी मर्जी के बाल चाहिए। तो वो बोला, फिर बेफिक्र हो जाइए, आपको कब चाहिए? उसने कहा, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 3 दिन है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। हो जाएंगे, आप एडवांस बयानिया ये जमा करा दीजिए और ये रसीद ले जाइए, अपने घर का एड्रेस भी बता दीजिए, बाल आपके घर पहुंच जाएंगे। उस दुकानदार ने एक महंगी कीमत मांगी थी जो उसने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, मुझे घुटनों तक इंसानी लंबे बाल चाहिए। और यूं वो पैसे जमा करा के घर की तरफ रवाना हो गई कि 3 दिनों तक बाल पहुंच जाएंगे। दुकानदार पैसे लेकर खुश हो गया, जानता था कि उनके लिए वो बंदोबस्त कर देगा। उधर उसी ही गांव में रहने वाले वो दोनों शख्स
विराज और इंदिरा एक छप्पड़ होटल पे बैठे चाय पी रहे थे। ये तकरीबन शाम का टाइम था। इंदिरा बोला, यार आजकल काम बहुत मंदा है, क्या करेंगे? अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, क्या करें? तो उसी वक्त एक शख्स उनके पास आया और उसने आके उनके कान में कुछ कहा। इंदिरा उससे बोला, क्या कह के गया है? तो विराज बोला, काम आ गया, चलते हैं। वो दोनों उस छप्पड़ होटल से उठ के चलने ही लगे कि एकदम से जो शाम का अंधेरा तकरीबन फैल चुका था, अभी घुप अंधेरा नहीं हुआ था, अभी भी हल्की हल्की रोशनी मौजूद थी। वहीं पे किसी की आवाज आई, वो रही डाइन। और इसी छप्पड़ होटल पे बैठे हुए भी कुछ लोग उसी तरफ भागना शुरू हो गए। जिसके हाथ में जो कुछ भी आया उसने उठा लिया। वो उसी डाइन को मारने के लिए भाग रहे थे। विराज बोला, चल यार हम चलें। इंदिरा बोला, यार देखें तो सही, ये क्या है डाइन का मामला? ये लोग उधर भागते हुए जा रहे हैं। अरे भाई होगा, हम क्या करें, काम आया है, हमें जान के लाले पड़े हैं। होगी कोई गांव वालों ने मशहूर कर दिया होगा अपने पैसे के लिए, सारा मामला ही तो पैसों का है, बना दिया होगा डाइन, बना दिया होगा चुड़ैल। एक भागते हुए बंदे से इंदिरा ने पूछा, ए भाई ये क्या है? अरे तू नहीं जानता, गांव के अंदर बच्चे अगवा कर हो रहे थे, वो पता लग गया है, एक डाइन थी, वो डाइन बच्चे अगवा कर रही थी, उसी के पीछे भाग रहे हैं। इंदिरा ने जैसे इस बात को सुना तो वो उसी तरफ जाने लगा तो विराज ने उसका हाथ खींच लिया और कहा, किधर? अरे भाई तुझे चुड़ैल चाहिए, पैसे चाहिए? यार मुझे तो पैसे चाहिए। तो फिर चल, काम पे जाना है। वो दोनों चलते हुए एक गांव के छोटे से टीन के बने हुए एक घर के पास गए। टीन के दरवाज़ा उसका लगा हुआ था, कच्चा सा एक घर था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, कौन? विराज, मैं हूं, दरवाज़ा खोल। औरत की आवाज़ आई, वो चलती हुई आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया, कहा आ जाओ। वो दोनों चलते हुए अंदर गए। सहन से गुजरते हुए वो उनको एक कमरे के अंदर लेके गई और उससे बोले, हाँ काम आया है, माल किधर है? उसने जिस चारपाई पे बैठी हुई थी उसके ऊपर जो एक गद्दा सा बिछा हुआ था, उसने उसको उठाया और उसके नीचे से एक शापर निकाला। वो शापर उन दोनों के हवाले करके बोली, ये लो और मेरे पैसे मुझे दो। उसने उस शापर को खोला और उसमें से बालों को निकाला तो बोला, नहीं ये नहीं, घुटनों तक चाहिए थे, लंबे, इसका ऑर्डर आया है, ये नहीं चाहिए। तो वो बोली, देख विराज, बहुत सख्ती हो गई है, ये भी बड़ी मुश्किलों से मैं अरेंज करके लाई हूं। दूर दूर जाना पड़ता है, गरीब लड़कियों को, गरीब बच्चियों को पैसों के लिए उकसाना पड़ता है, उनको लालच देने पड़ते हैं, क्या क्या कुछ कहना पड़ता है, तब जाके वो अपने बाल काट के देती हैं। इंसानी बालों का ढूंढना क्या आसान है? अरे मुझ पे तू इस तरह कह रहा है तो वहां से ले आओ ना जहां से पहले लाते थे। इंदिरा बोला, अरे कहां से, अब वहां पे सख्ती हो गई है कब्रिस्तान में। वो तो पिछली दफ़ा भी बड़ी मुश्किलों से जान बच गई, नहीं तो लोग पहुंच गए थे, वरना तो वहाँ से हर तरह के हमें असली बाल मिल जाते थे, करना भी कुछ नहीं पड़ता था, सिर्फ कब्र को खोदते थे और कब्र को खोदने के बाद आराम से हम बालों को काट लेते थे। अब तो पहरे इतने लगे हुए हैं कि पकड़े ना जाएं। तो ना बाबा, अब वो नहीं काम, तू कहीं से अरेंज करके दे। वो बोली, अभी तो मेरे पास नहीं है, अभी तो मेरे पास यही है, ये चाहिए या मैं किसी और को बेच दूँ। उन्होंने पैसे निकाल के उनको दिए, जो बंदा उनको दे के गया था, जो कान में कुछ कह के भी गया था, पैसे भी दे के गया था और काम भी कह के गया था। वो यही काम कह के गया था कि ऑर्डर आया है, बाल चाहिए। उन्होंने उसको पैसे दिए और वो जो शॉपर था वो उससे ले लिया। बाहर निकले, घुप अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। यार इंदिरा, काम नहीं हुआ और ऑर्डर भी ऐसा आया है कि फौरी ऊपर बाल पहुंचाने हैं, क्या करें? बालों का तो बंदोबस्त करना पड़ेगा यार।
बहुत बड़ी पार्टी है और पैसा बहुत ज़्यादा दिया है उन्होंने, ये ना दिया तो ये हमारे हाथ से निकल गया, वो कह रहे हैं आइंदा काम भी नहीं मिलेगा और हमारे भूख से तो जान निकली पड़ी है, लाले पड़े हुए हैं, पैसा है नहीं, क्या करें। वो दोनों इसी परेशानी में चलते हुए जा रहे थे कि इंदिरा का पाँव किसी चीज़ के अंदर फंसा और एकदम से धड़म से वो ज़मीन पे जा गिरा और उसके मुंह से चीख निकल गई। विराज जो आगे चल रहा था वो एकदम से मुड़ा, ए इंदिरा, इंदिरा क्या हुआ है? तो उसी वक्त जब वो गिरा था, इंदिरा के मुंह से ना सिर्फ चीख निकली तो वहीं से एक इंसानी औरत की कराह भी निकली थी, जैसे कोई शदीद तकलीफ में हो और वो कराही हो। उसने इंदिरा को हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश की और साथ ही उसने घूर के देखा तो बड़े गौर करने पे देखा नीचे ज़मीन पे एक औरत पड़ी है खून में लथपथ, और उसी के ऊपर ही इंदिरा का पांव पड़ा था जिसकी वजह से वो लड़खड़ा के नीचे गिरा था। उसने इंदिरा को तो उठा लिया लेकिन बोला, ए माई तू कौन है, क्या हुआ है तेरे साथ? वो इंतहाई दर्द से कराहते हुए जैसे शदीद जख्मी हो और जख्मों की ताब ना ला पा रही और बोली, मुझे बचा लो, मैं मर रही हूं, मुझे बचा लो। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़ के उसको उठाकर जमीन से बिठा दिया। जब वो उसको उठाकर बिठा रहे थे तो तभी विराज की नजर उन बालों के हिस्सों पे पड़ी जो उसके घुटनों तक नीचे पड़े हुए थे। वो बाल पहले उसकी कमर के नीचे थे इसलिए नजर नहीं आए थे, जब वो उठा के बिठा रहे थे उसको तो तभी उन गहरे लंबे बालों पे उसकी निगाह पड़ी तो वो हैरान हो गया और उसी वक्त उसकी आंखों में चमक सी आ गई। वो कैंची जो हर वक्त वो अपने पास रखते थे उसी वक्त सीधा उसने उसके बालों में हाथ डाला। वो जोर से चीखी, उसने इतनी जोर से उसके बाल पकड़े थे और उसी वक्त इंदिरा को कहा, पकड़ इसके हाथ। इंदिरा ने उसके हाथ पकड़ लिए। वो वैसे भी कुछ इसलिए नहीं कर सकती थी, वो शदीद जख्मी थी, इतनी जख्मी कि उसके लिए सांस लेना भी दो बार हो रहा था। लोगों ने जो उसको मारा था वो इतना शदीद मारा था कि वो जान बचा के मुश्किल से भाग के आई थी कि उसने कैंची से देखते ही देखते इतनी तेजी के साथ उसके बाल सर से जड़ों के साथ ही चिपके हुए बालों को काट दिया। और जैसे ही वो उसके बालों को काट रहा था तो औरत के मुंह से ऐसी चीखें बरामद हुई, वो ऐसे जोर जोर से चीखी जैसे उसकी जान निकल रही हो और वो बोल रही थी, ऐसा मत करो मैं मर जाऊंगी, ऐसा मत करो मैं मर जाऊंगी। और उसी वक्त इंदिरा ने उसको पकड़ा हुआ था और उसने बाल उसके काट लिए तो दूर से किसी की आवाज सुनाई दी, वो रही डाइन, वो चीख रही है, भागो। और वो लोग उसी तरफ भागना शुरू हो गए। लेकिन इससे पहले कि उनके करीब पहुंचते जल्दी से उसने उसके बालों को लपेट के उसी शापर में डाला और उसको धक्का दे के जमीन पे गिरा दिया और लोगों से बोला, इधर इधर आओ, ये रही वो डाइन, ये रही वो चुड़ैल। वो सब भागते हुए इसी तरफ आ गए। ये वही लोग थे जब वो चाय के ठेले पे बैठे थे छप्पड़ होटल पे, तो उसी वक्त एक चुड़ैल की आवाज़ के पीछे लोग भागे थे। शायद वो उनसे जान बचा के भाग गई थी क्योंकि वही शख्स जिससे उसने इंदिरा ने पूछा था भाई कौन है, वो आगे आया और बोला, भाई यही थी जिसका तुम मुझसे पूछ रहे थे, यही चुड़ैल थी। उन्होंने आग जलाई हुई थी, लकड़ियों के आगे शमें जिस तरह जलाते हैं ऐसी आग जलाई हुई थी और वो मट्टी का तेल भी साथ लेके फिर रहे थे। वो चुड़ैल जिसको उन्होंने पकड़ लिया था, मार रहे थे, वो जोर लगा के उनसे भाग गई थी। ताकत थी, शक्ति थी, लेकिन आगे जाके गिर सी गई थी, बेहोश हो गई थी। और होश में उस वक्त आई जब उस बेहोश पड़ी हुई चुड़ैल के ऊपर, डाइन के ऊपर इंदिरा ने पांव रखा था और लड़खड़ा के गिर पड़ा था। तभी वो होश में आ गई थी। लेकिन इन दोनों ने उसका हाथ पकड़ के ऐसे उठा के बिठाया था जैसे उसकी मदद करने लगे। वो समझ वो भी ना पाई थी कि इतनी ही देर में तेजी के साथ महारत रखते हुए उसने उसके बाल काट दिए थे। बाल क्या कटे थे, वो तो चीखो पुकार कर उठी थी और उधर से गांव वाले भी पहुंच गए और यूं गांव वालों ने उसके ऊपर मट्टी का तेल डाल के उस चुड़ैल को आग लगा दी। वो मदद के लिए पुकारती रही, चीखो पुकार करती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक भी ना सुनी और सारे उसके इर्द गिर्द खड़े होकर देखते रहे। आग ने उसके पूरे वजूद को लपेट रखा था, पूरा मट्टी का तेल उसके ऊपर गिर गया था और उसका वजूद आग के अंदर जलता जा रहा था और
वो चीखें मारती हुई, तड़पती हुई उस दायरे से बाहर भागने की कोशिश करती तो हाथ में पकड़ा हुआ डंडा जिसके ऊपर आग लगी होती, वो शख्स उसको इतने जोर से मारता कि वो फिर से दायरे में चली जाती। वो जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी, यहां तक कि जलते 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 उसके चीखों की आवाजें बंद हो गई। उस रात के घुप अंधेरे में जो एक गोल दायरा सा बन चुका था, जिस दायरे के अंदर रोशनी थी, उस आग की, जिस आग ने एक इंसानी वजूद को अपनी लपेट में ले रखा था, और चीखों पुकार करती वो चुड़ैल, वो औरत, वो इंसान मर रही थी। यहां तक कि उसकी चीखने की आवाज़ उस वक्त बंद हो गई जब वो चीखती चीखती ज़मीन पे गिरी, तो वो चीखें आहिस्ता आहिस्ता मदम होती गईं। मदम होते 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 उसके वजूद ने एक हिचकी ली और उसका वजूद रूह से खाली हो गया। रूह उसके जिस्म से परवास कर गई, और वो वजूद जो पहले ही आग की लपेट में था, उस जिस्म को जलाता जलाता इतना जला चुका था कि जब आग बुझने लगती वो मिट्टी का तेल और फेंकते, यहां तक कि वहां अब एक राख पड़ी थी, कुछ हड्डियां पड़ी थी। कुछ लम्हे पहले यहां चीखों पुकार करती एक औरत का वजूद था जो अब ढांचे और राख की सूरत में मौजूद था। लेकिन वो दोनों कब के वहां से निकल चुके थे। वो तो खुश थे, उनका काम हो गया था। उधर ठाकुर की हवेली पे मुलाजिम पहुंचा उसी दुकान का, और उसी बीबी जी का नाम लिया जो बाल लेने के लिए गई थी। आदित्य को उससे मिलाया गया तो उसने वो अमानत उनके हवाले की और बकिया पैसे उसको दिए, और फौरी तौर पे रवाना हुई उधर अपनी होने वाली भाभी अनीका के पास, और उसे वो थमा दी। अनीका ने जब उन बालों को देखा तो कुछ लम्हे के लिए सामने खड़ी आदित्य को और बालों को देखती रही। तो आदित्य बोली, क्या हुआ भाभी, आपको अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं आदित्य, मैं जिस माहौल में रहती रही हूं वहां के हवाले से मैंने ये बाल रखे हुए हैं, लेकिन सच्ची पूछो तो मुझे कई दफ़ा ख्वाहिश पैदा हुई, काश मेरे लंबे लंबे बाल होते। इन बालों को देख के मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत लंबे हैं। थैंक यू आदित्य। अरे भाभी थैंक यू किस चीज़ का, बस कल ही आपने तैयार होना है और कल फंक्शन है, पता है ना आपको? हाँ हाँ भाई, मैं तैयार हो जाऊंगी। अनीका अगले ही दिन पार्लर पहुंच गई। जब वो पार्लर के अंदर गई तो उसने वो घने स्याह लंबे से बाल जो उसको निकाल के उनको दिया, जो बहुत ही पैकिंग के साथ उनने, दुकानदार ने बहुत पैसे लिए थे तो एक बड़े स्टाइल से पैक करके भेजे थे बॉक्स के अंदर, ये मुझे लगा दीजिए। तो वहाँ पे मौजूद उस लड़की ने कहा, आपको आरजी लगाने हैं या ज़रा पक्के लगा दें? उन्होंने कहा मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा अगर आप चाहती हैं तो हम इनको 3 वीक के लिए, 3 हफ्तों के लिए फिक्स भी कर सकते हैं कि आपको बार बार उतारने नहीं पड़ेंगे। अगर आप आरजी चाहती हैं तो फिर आज आपको लगा के देंगे, जब आप ड्रेस वगैरह चेंज कर लेंगी कल, तो कल आपको फिर लगाने होंगे। अरे नहीं नहीं, इस झंझट में कौन पड़ेगा कि भाई रोज़ मुझे आना होगा ये लगवाने के लिए। उन्होंने कहा हाँ, उस पर फिर टाइम भी लगेगा और रोज़ आपको लगवाने के लिए भी आना होगा। लेकिन अगर इस टेक्निक से कहती हैं वो हम धागे से लगाते हैं, वो बहुत फिक्स हो जाते हैं। वो इस तरह के हम धागे के साथ फिक्स करते हैं, क्लिप नहीं लगाते। क्लिप लगाएंगे तो उतर जाएंगे, वो धागे के समान हम बांधेंगे, पता भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपके कुदरती बाल हैं, और 3 हफ्ते तक आपको उतारने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। कोई चाहेगा भी सही तो नहीं उतार सकेगा। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल हो गया, लगा दो। उस पार्लर वाली ने एक टेक्निक से धागे से कुछ जिस तरह फिक्स करते थे वो बाल ऐसे फिक्स कर दिए, ऐसे कस के बांध दिए। उसने कहा मुझे इधर कस के या दर्द हो रही है। उसने कहा इसलिए कि इस तरह कस के बंधे गए हैं कि पता भी नहीं लगेगा। फिर उन्होंने जब उनको शीशे से पीछे से दिखाया, वो तो लग रहा था उसके ओरिजिनल बाल हैं। उन्होंने कहा इसलिए कि इधर कस के बांधे हैं, 1 दिन तक ये ठीक हो जाएंगे। वो वहाँ से तैयार होके शाम को फंक्शन में पहुंची। बेहतरीन फंक्शन की तैयारी हो चुकी थी। लड़के और लड़कियां डांस करने के लिए, हल्ला गुल्ला करने के लिए सारे वहाँ पे मौजूद थे। स्टेज पे मौजूद उस सोफे के ऊपर करण और अनीका बैठे थे। शाम से ही अनीका के सर में दर्द हो रहा था, और जिस वक्त वो
उस सोफे पे बैठी हुई थी तो उसके सर में और दर्द हो रहा था। करण उस फंक्शन को एंजॉय कर रहा था, लेकिन अनीका इंतहाई महंगा लिबास पहने, इंतहाई गुड़िया सी बनी, इंतहाई खूबसूरत सी बनी बैठी थी, चेहरे पे मुस्कुराहट लाती, लेकिन उस सर दर्द की वजह से बेचैनी सी महसूस कर रही थी। तो करण ने 1-2 दफा नोट किया और उसे कहा, अनीका आर यू हैप्पी, आर यू, मतलब उसने उसको कहा तुम खुश हो ना, क्या हुआ है, एवरीथिंग इज ओके। हाँ यार, मेरे ना जरा सर में दर्द हो रहा है। ओह मैं समझ गया, हाँ होता है ना यार, लंबा सफ़र करके आए, फिर शादी के शुगल में लग गए और ये वाला फंक्शन, ये वाला, इसमें हो जाता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। ओके, तुमने कुछ खाया है? हाँ बस थोड़ा सा कुछ खाया था, इस वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है, नो प्रॉब्लम, कुछ थोड़ा सा खा लो, मैं तुम्हें टैबलेट दे देता हूँ। उसने इशारा किया, उसके लिए खाने के लिए कुछ मंगवाया गया, स्टेज पे बैठी हुई अनीका को थोड़ा सा कुछ खाने को दिया गया और एक टैबलेट ला के भी दी गई, उसने पानी के साथ पी ली। फंक्शन ख़त्म हुआ। अनीका उस फंक्शन को, जिसके लिए वो यूके से आई थी, इन कल्चर की रिवायात को, इन तहजीब को, इस खूबसूरती को, जिस अंदाज में सजाया गया था हवेली को, जिस तरह का स्टेज बनाया गया था, वो जिस तरह से फूलों से ये सब सजाया गया था, इसी को देखने के लिए तो वो यहाँ आई थी, लेकिन उस सर के दर्द की वजह से वो इसको इंजॉय ही ना कर सकी और इंजॉय किए बगैर वो फंक्शन उसका ख़त्म हो गया। वो घर पहुंची, किसी को महसूस तो ना हुआ, करण को सिर्फ ये पता लगा था कि उसके सर में दर्द है। घर जाते ही वो बिस्तर पे ऐसे गिरी कि माँ ने पूछा, बेटा सब खैर है? उसने कहा, हाँ माँ मेरे सर में दर्द है, बस मैं सोना चाह रही हूँ, मैंने टैबलेट खाई हुई है। अरे लिबास तो चेंज कर लो। अम्मा मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं लिबास चेंज करूँ। अरे इतने भारी भरकम बेटा, कैसे लिबास में सोगी, रुको मैं तुम्हें लिबास निकाल के देती हूँ। माँ ने उसकी अलमारी में से एक रात का उसका जो सोने का लिबास था उसको कहा, चलो जल्दी से इसको तब्दील कर लो। उसने जैसे कैसे बस लिबास को तब्दील किया और बिस्तर पे गिरी और सो गई। सुबह नाश्ते के लिए जब वो उठी, टेबल पर आकर बैठी तो उसका चेहरा फ्रेश नज़र नहीं आ रहा था। माँ ने कहा, नींद पूरी हो गई? हाँ माँ नींद पूरी हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों सर में दर्द है। अरे अभी खाना खाओ, खाओगी पियोगी सब ठीक हो जाएगा। बाप ने भी कहा, उसको पराठा वगैरह खाने पीने की चीज़ें इस तरह की दी गई, गाँव की जो एक मक्खन लस्सी पराठा इस तरह की जो सौगात होती है इस तरह की दी गई, उसने वो भी सारी खाई। लेकिन थोड़ी देर के बाद भी उसको महसूस हुआ कि वो सर भारी है, उसके सर में दर्द सा हो रहा है। वो थोड़ी सी अजीब महसूस कर रही थी और आज मेन फंक्शन था, आज उसने फेरे लेने थे, 7 जन्मों के फेरे, जिस बंधन में उसने बंधना था, तो उसके लिए उसकी तबीयत का बेहतर होना ज़रूरी था। जब 1-2 और घंटे गुजर गए, उसकी तबीयत बेहतर ना हुई तो ठाकुर साहब को कहा गया, ईशान ने फ़ोन किया, ठाकुर देवनाथ सिंह ने, डॉक्टर जो उनका स्पेशल फैमिली डॉक्टर था उसको फौरी बुलाया। उसने आया, आके ब्लड प्रेशर चेक किया तो बोला ब्लड प्रेशर लो है, कोई बात नहीं, उसी वजह से सर में दर्द हो रहा है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। उसने इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाते ही सर का दर्द बेहतर हो गया। उसने कहा इसी वजह से हो रहा था, और कुछ टैबलेट भी दे दी कि इनको ज़रा जूस वगैरह पिलाएं, थकावट की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, परेशानी की कोई बात नहीं। मेडिसिन वगैरह दे दी गई, समझा दिया गया। रात आ गई, जब उसने वो लिबास पहना जो दुल्हन का लिबास था, वो जो उसके बाल 3 हफ्तों के लिए फिक्स किए गए थे, जो घुटनों तक आ रहे थे, वो सिल्की लहलहाते बाल और दुल्हन का लिबास पहने वो तो ऐसी खूबसूरत नज़र आ रही थी, इंतहा की बला की खूबसूरत नज़र आ रही थी। जो भी उसको देखता तो देखता ही रह जाता। और करण ने अब उसको जब रोशनी में देखा तो वो देखता ही रह गया और उसकी तारीफ़ किए बगैर न रह सका कि तुम इन बालों में कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि दुल्हन बन के तुम पे ऐसा रूप चढ़ेगा, तुम इतनी खूबसूरत लगोगी। और सारे उसकी तारीफ़ें किए जा रहे थे। वाकई अनीका बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो 7 जन्मों के फेरे लेते हुए, पंडित जो बैठे पढ़ रहे थे और वो अग्नि के वहाँ पे फेरे ले रहे थे, दोनों मियाँ बीवी। अनीका बेइंतहा कोशिश कर रही थी, उसके चेहरे की तकलीफ़, उसके चेहरे का कर्ब किसी को नज़र ना आ सके। फिर से उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। जैसे कैसे फेरे ले लिए गए, जो एक रसूमात होती हैं उनकी, वो सारी
मुकम्मल हो रही थीं, वो अपने ताकत को जमा कर रही थी कि आज मैं 7 जन्म लेके करण की बीवी बन गई हूं। करण ने उसके माथे पे वो लगा दिया था, लेकिन उस सर के दर्द की वजह से वो मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पे थी वो फीकी लग रही थी। लगता था कि वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन तकलीफ में है। करण भी ऐसा महसूस कर रहा था। यहां तक कि जब सारी रसूमात मुकम्मल हो गई, दोनों को गाड़ी की तरफ जाना था और अपने माँ बाप को खुदाफिज करना था। वो एक लंदन की लड़की होने के बावजूद एक रिवायती लड़की थी। वो अपने माँ बाप से गले मिलकर रो पड़ी। और जब उसको गाड़ी की तरफ लेके जा रहे थे तो उसको चक्कर आ रहे थे, इतने उसको लगता था वो लड़खड़ा के गिर पड़ेगी। फिर भी उसने अपनी हिम्मत को जमा किया, जैसे कैसे गाड़ी तक पहुंची और गाड़ी के अंदर वो बैठ गई। वो बैठना चाहती थी, वरना उसको लगता था वो गिर जाएगी। और यूं दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी घर की तरफ रवाना हुई। उधर आदित्य और बाकी लोग पहले ही घर की तरफ रवाना हो गए थे भाभी को वेलकम करने के लिए। वो अपने हाथों में थालियां लिए खड़े थे, जहां पे उसके ना सिर्फ इस्तकबाल करना था, वहां की रिवायात के हिसाब से वो वहां की, जिस तरह हमारे यहाँ हर मज़हब के यहाँ एक रिवायात होता है, तो तबर्रुक जिस तरह हम उसको कहते हैं, तो उनके यहाँ भी एक थाली बनाई जाती है जो पूजा की एक थाली होती है, आरती उतारी जाती है जिस तरह इस्तकबाल के लिए होती है। तो वो पहले ही पहुंच चुके थे। उधर जब गाड़ी रुकी तो शोर मच गया, दूल्हा दुल्हन आ गए। जब वो गाड़ी से उतरने लगी तो उसका सर इतना भारी हो चुका था, उसके वजूद के अंदर ताकत ऐसी ख़त्म हो गई थी कि उसको लगता था वो गिर जाएगा। उसने अपने हाथ से साथ चलते करण का बाजू ऐसे थामा जैसे करण को लगा ये गिर रही है। करण ने उसको हाथ से पकड़ लिया। अनिका, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। और उसने उसको इस तरह थाम लिया वो गिर ना जाए। वो एक रस्म अदा करते हैं, जिस तरह वो नारियल तोड़ते हैं और पाँव के नीचे थाली रखते हैं, उसके ऊपर पाँव रखवाते हैं और उसके अंदर थाली के अंदर पाँव रखने होते हैं, पाँव घर के अंदर लगाते हैं। ऐसी वो रसूमात थी। वो रसूमात अदा तो कर रही थी, लेकिन ऐसे कि अपनी हिम्मत को जमा किए हुए, किसी लम्हे भी मैं चकरा कर गिर ना पड़ूं। उसको लगा हुआ था मैं किसी लम्हे भी गिर सकती हूं, लेकिन जैसे कैसे वो उस घर की दहलीज को तो अबूर कर गई। और जैसे ही थाली से उसकी आरती उतारी जा रही थी या जो रस्म अदा की जा रही थी, उसी वक्त उसको एक ज़ोरदार चक्कर आया और उसका हाथ उसी थाली पे लगा। वो थाली भी ज़मीन पे गिर गई और वो भी ज़मीन पर गिर गई। सारे परेशान हो गए, जल्दी से अनिका को उठाने लगे। और वहीं आदित्य भी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ। जिस थाली पे उसका हाथ लगा था, ये गिरना भी अच्छा शगुन नहीं था, ये बुरा शगुन था। लेकिन वो गिर चुकी थी। उसको उठा के जल्दी से करण अपने कमरे में बिस्तर पर ले गया। सब घर में परेशानी हो गई, यही समझ रहे थे शादी है, थकावट है, उसके सर में वैसे भी दर्द हो रहा था, इसको आराम करने थे। उधर बिस्तर पर लेटने के बाद करण ने उसको इंजेक्शन वगैरह दिया, टैबलेट वगैरह दी, खाने पीने के लिए कुछ दिया कि इसकी तबीयत बेहतर हो। लेकिन उसका सर का दर्द था कि जा ही नहीं रहा था। वो रात जैसे कैसे उसकी गुजर गई, वो सो गई। उसको नींद की गोली दे दी गई ताकि वो गहरी नींद सो जाए, और गहरी नींद से उसका सर का दर्द कम हुआ और वाकई गहरी नींद सो गई। जब वो सुबह उठी तो कुछ बेहतर फील कर रही थी, लेकिन करण पहले ही फैसला कर चुका था कि आज डॉक्टर को बुला के तुम्हारे सारे टेस्ट कराए जाएं, क्या हो रहा है ये। लेकिन उसने कहा अभी मम्मी पापा को ना बताना, वो परेशान हो जाएंगे। वो बोला ठीक है, मैं उनको नहीं बताऊंगा। उधर फौरी तौर पे डॉक्टर को बुलाया गया और कहा गया इनका ब्लड लें और इनके सारे टेस्ट करें, क्या हुआ है इनको। अमीर फैमिली थी, ठाकुर फैमिली थी, डॉक्टर भी तो वीआईपी जो फौरी काम करते हैं। फौरी टेस्ट करके उन्होंने बताया इनको खून की कमी है, इनको खून की बोतल लगेगी, इनके जिस्म के अंदर खून कम हो रहा है, या पहले जो चेकअप नहीं कराया गया था उसका खून की कमी थी। वालिदैन आ गए उधर से। अनिका के आशान और उसकी बीवी बेटी से मिले और वो चाहते थे कि उसको आज अपने घर लेके जाएं। तो वहीं पे काशान ने कहा अगर आप नाराज़ ना हों, कुछ दोस्त आ रहे हैं मिलने के लिए, तो मैं शाम को अनिका को आपके यहाँ लेके आ जाऊँगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर दोस्त वगैरह आ रहे हैं तो आप उनके साथ रहें। उन्होंने उनको नहीं बताया था कि कल रात को ये गिरी थी और बेहोश हो गई थी, क्योंकि अनिका ने मना कर दिया था। उधर
टेस्ट में पता लगा खून की कमी है तो अरेंज किया गया इसको बोतल लगाई जाए। यूं उसको खून की जब बोतल लगाई गई तो अनिका बेहतर हो गई, उसके सर का दर्द भी कम हो गया और काफ़ी अपने आप को बेहतर फील करना शुरू हो गई और फिर यूं दोबारा सबसे घुल मिल गई। उस शादी में जो थोड़ी देर के लिए परेशानी आ गई थी वो परेशानी ख़त्म हुई और सारे फिर से खुश हो गए। अनिका सबके साथ घुल मिल गई थी क्योंकि अगला फंक्शन होना था जहाँ पे सारी एक रिसेप्शन होनी थी, सबने आना था, तो इसलिए परेशान थे क्या आगे कर दिया जाए या क्या किया जाए। लेकिन खून की वो बोतल लगने की वजह से वो बेहतर हो गई थी, इसलिए वो आगे नहीं किया गया और यही फैसला किया गया कि उसको टाइम पे रखा जाए। उधर रिसेप्शन का अगला दिन था। वो बनी संवरी एक गुड़िया सी लग रही थी, ऐसी खूबसूरत लग रही थी कि जो भी उसको देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन करण एक चीज नोट कर रहा था, आज वो बेहतर होने के बावजूद उसका चेहरा सुकड़ा सुकड़ा सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे चेहरा हल्का सा सूख गया हो, इसकी चेहरे की फ्रेशनेस खत्म हो गई हो, चेहरे के अंदर जो लाली थी, चेहरे के अंदर जो शोखी थी वो कम हो गई हो। ऐसा लगता है जैसे ये हल्की सी बीमार नजर आ रही हो। लेकिन उसके दिल रखने के लिए उसको ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन वो फिर भी परेशान था। ऐसा क्यों है, ये फंक्शन गुजर जाए, इसके बाद इसका मुकम्मल चेकअप करवाते हैं। उधर वो फंक्शन भी रिसेप्शन का बहुत खूबसूरत था, सब जंगा जमा थे और सब बेइंतहा तारीफ़ें कर रहे थे करण की और उसकी बीवी अनिका की, जो बहुत खूबसूरत लिबास पहने हुए थी, बेइंतहा लंबे घुटनों तक, शानों तक आते हुए, घुटनों तक आते हुए उसके बाल थे और एक खूबसूरत कपल लग रहा था। वो जब फंक्शन ख़त्म हो गया, रात आ गई, तो दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर पहुंच गए। दोनों बेइंतहा थक चुके थे। बिस्तर पे जाते ही अनिका गहरी नींद सो गई। जब करण ने देखा कि शुक्र है इसको नींद आ गई है, वो भी सोने के लिए लेट गया। अभी करण को लेटे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि उसको महसूस हुआ बिस्तर हिल रहा है। उसने आंख खोली तो उसने देखा वो अपने सर को जोर जोर से इधर उधर मार रही है। तो एकदम से उसने लाइट जलाई और बोला, अनिका, 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 क्या हुआ है? करण, मेरा सर फट रहा है, मेरे सर में शदीद दर्द है करण, मेरा सर फट जाएगा। वो अपने बालों को आगे से पकड़ती, नोचती और सर को इधर उधर ऐसे टकरे मारती जैसे बहुत बेचैन हो। यार क्या हो गया है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे लगता है सुबह होते ही तुम्हारे फिर से अच्छी तरीके टेस्ट करने चाहिए सारे, ये ठीक नहीं है। वो तड़प रही थी, इतनी शदीद तकलीफ में थी, जो गहरी नींद आती सो गई थी। वो अपने सर को जोर जोर से पटक रही थी, इतना जोर से पटक रही थी कि बिस्तर हिलना शुरू हो गया। और जब उसकी हालत ना संभली तो करण उठा। इसके बावजूद कि घर में सब उठ गए थे, उसने अपने मम्मी पापा को जगा दिया और बताया अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, वो तड़प रही है। वो भी आ गए, देखा तो वो सर पटक रही थी, मेरा सर करती और तड़पे जा रही थी। वो बोले, बेटा सुबह होने से पहले ही डॉक्टर को बुला के इसके सारे टेस्ट कराए जाएं, ये ठीक नहीं है, ये गलत हो रहा है। बच्ची की तो तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ये यहाँ आई क्या है इंडिया में कि इसकी इतना हालत ख़राब, ये तो हमसे भी नहीं देखा जा रहा। उसको जैसे कैसे हैवी डोज की मेडिसिन दे के किस तरीके ये सो जाए उसको सुला दिया गया और आखिर थोड़ी देर तक वो सो ही गई। सुबह फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गया। डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट किए तो एक चीज़ जो पहले भी आई थी वो फिर से आ गई, उसका खून और ज़्यादा कम हो गया था। उसको खून की बोतल भी लगी थी और हैरत की बात यह थी, अभी तो लगी थी, वो भी कम हो गई थी, खून का लेवल उससे भी कम हो गया था। डॉक्टर परेशान थे कि इसको कौन सी बीमारी है। सारे टेस्ट कर लिए गए थे सिवाय खून की कमी के, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता था, उसके सर में शदीद दर्द होता था। उनको यही समझ आया था कि खून की कमी है, ब्लड प्रेशर लो होता है और सर में शदीद दर्द होता है और कुछ नहीं है। लेकिन वो तड़पती थी, यहाँ तक कि उस दिन अस्पताल के अंदर भी उसका रंग ऐसे पीला पड़ गया, होंठ उसके पीले हो गए, उसकी रंगत ऐसे हो गई कि घर वाले भी परेशान हो गए कि एक दिन में इसकी हालत ये हो रही है। अब टेस्ट वगैरह तो हो गए थे, वहाँ रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, यही था कि उसको खून की बोतल लगाएं और कुछ इंजेक्शन टैबलेट वगैरह जो दे रहे थे, लेकिन वो घर ले आए 2-3 दिन के बाद, क्योंकि फैसला अब ये हुआ था फौरी तौर पे
लंदन की टिकटें कराई जाएं और फौरी तौर पे लंदन वापस जाया जाए, क्योंकि उसका इलाज लंदन में ही हो सकता था। इंडिया के डॉक्टर को या जो वहाँ के शहर के डॉक्टर थे उनको शायद ख़ास समझ नहीं आ पा रही थी कि अनिका को हो क्या रहा है। उनका कहना यही था कि खून की कमी है, ब्लड प्रेशर लो होता है, इसके सर के अंदर दर्द है, लेकिन वो तो पागलों की तरह तड़प रही थी। लेकिन अब 2 दिन के अंदर जिस तरह वो ढांचा सी हो गई थी, इतनी कमज़ोर सी हो गई थी, उसकी हड्डियाँ नजर आनी शुरू हो गई थी, उसके गाल अंदर की तरफ पिचक गए थे, उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई थी, उसका चेहरा पीला हो गया था और वो बिस्तर पे जब लेटी थी तो ऐसा लगता था जैसे वो कई सालों की बीमार है। जैसे इंसान भूख का शिकार हो जाता है, हड्डियों का ढांचा हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है, रंगत पीली अजीब सी हो जाती है, हड्डियां चेहरे की, हाथों की। ये इतनी जल्दी क्या हो रहा था? सब परेशान थे। और आज रात की उनकी फ्लाइट थी, आज उन्होंने लंदन जाना था। ये दिन का टाइम था, वो हड्डियों का ढांचा बनी लेटी थी, उसका शौहर करण उसके पास बैठा था। वो करण से बोली, करण मैं जानती हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशी देने की बजाय परेशानी लेकर आई। वो उसका हाथ थाम के बोला, क्या हो गया है, क्यों ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? ये तो एक इंसान के साथ जुड़ी हुई बीमारी है, किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी नहीं, परेशान मत हो। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हारी खुशियों को परेशानी में बदल दिया है। आई नो तुम मेरी वजह से परेशान हो। अगर मुझे कुछ भी हो गया तो एक वादा करो, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखोगे। अरे चुप करो, ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ हो गया तो क्या होने लगा है तुम्हें? थोड़ा सा एक हुआ है, खून की कमी हुई है, कुछ भी नहीं है तुम्हें। लंदन जा रहे हैं, वहां पे डॉक्टर चेक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे टेंशन ले रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं है। हाँ मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ तुम आराम करो और बस थोड़ा सा सो लो, शाम को हमारी फ्लाइट है, लंदन हम जा रहे हैं, जाते ही वहां पे डॉक्टर तुम्हें देखेंगे, 2 दिन के अंदर तुम ठीक हो जाओगे। वो आंखें बंद करने से पहले सोच रही होगी, जब उसने पहली दफ़ा वो लंबे स्याह बाल लगाए थे, वो लिबास पहना था, वो मेकअप किया हुआ तैयार होके पार्लर से आई थी, उसने अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखा था तो कितनी वो हसीन और जमील लग रही थी उन बालों के साथ। ऐसे बालों की जहां उसको ख्वाहिश थी, कभी उसके इतने लंबे बाल नहीं हुए थे, लेकिन वो घुटने तक जो बाल थे वो तो कमाल ही खूबसूरत लगे थे उसके ऊपर से उसने वहाँ का हिंदुस्तानी लिबास पहना था, कढ़ाई वाला। वो तो इस पर ऐसा 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 निखर के आया था कि वो वाकई एक शहजादी लग रही थी। अब वो शहजादी एक हड्डियों का ढांचा बनी आंखें बंद करके सोने जा रही थी और वो सो गई। मैं नींद करना चाह रही हूँ। हाँ हाँ तुम सो जाओ। शाम हो गई, सारे अपने अपनी चीज़ें तैयार कर रहे, मुख्तसर से सामान उठाया गया, एयरपोर्ट की तरफ जाना गया। करण कमरे में दाखिल हुआ, वो अभी तक सो रही थी। अनिका उठ जाओ भाई, काफ़ी सो लिया है तुमने, उठो जल्दी करो, टाइम हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ, वॉशरूम वगैरह होना है, हो लो, एयरपोर्ट की तरफ जाना है, हमने रवाना होना है। वो सोई रही। अनिका भाई उठ जाओ। अरे भाई कौन सी इतनी हैवी नींद की गोलियां खा ली हैं कि उठ ही नहीं रही? उठ जाओ यार, बस अब उठ जाओ। वो इधर उधर अपनी चीज़ें भी उठा रहा था कमरे में दाखिल होते हुए, लेकिन अनिका अभी तक नहीं उठ रही थी। तो तीसरी दफ़ा उसके पास गया और कहा, भाई तुमसे कह रहा हूँ उठ जाओ। उसको उसने झंझोड़ने की कोशिश की और जैसे उसके वजूद पे हाथ लगाया तो उसको लगा कि उसका वजूद तो ठंडा है, अजीब सा वजूद है। अनिका, अनिका, उसको लगा उसका जिस्म अकड़ा हुआ सा है, वो एकदम से अजीब सा हुआ। उसने उसके बाजू को हिलाया तो लगा बाजू तो अकड़ चुका है। उसने जोर से एक चीख मारी और अपना सर उसके सीने पे रख दिया कि उसके दिल की धड़कन को सुन सके। दिल की धड़कन होती तो वो सुन पाता। वो रोना शुरू हो गया, अनिका अनिका। घर वाले भागते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ? वो पागलों की तरह रो रहा था। उसको हटाया गया और जब घर वालों ने उसके वजूद को हाथ लगाया, वजूद ठंडा हो चुका था और चीखो पुकार घर के अंदर शुरू हो गई। अनिका उन सबको छोड़ के जा चुकी थी। यह खबर उनके वालिदैन तक क्या पहुंची? ईशान और उसकी बीवी पागलों की तरह भागे और जब वो पहुंचे तो उनकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी। उस घर के अंदर एक कोहराम मच गया। वो जो अभी कुछ लम्हों बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होते, वहां कोहराम मच चुका था। सब रोए जा रहे थे।
इतनी जल्दी वो छोड़ के चली जाएगी, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। उसने तो आखिरी लम्हे करण से कहा था कि मैं नींद करना चाह रही हूँ, क्या मैं सो जाऊं? हाँ सो जाओ, लेकिन वो तो नहीं जानता था वो गहरी नींद ही सो जाएगी, ऐसी नींद जिससे वो जागेगी ही नहीं। और हाँ, वो ऐसी नींद सो गई थी, वो जागी ही नहीं। अब फैसला हुआ कि सुबह इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिंदू रस्मात के हवाले से जिस तरह वो इंसान की उस वजूद को आग के हवाले करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन उससे पहले उसको जिस तरह वो नहलाते हैं, साफ़ करते हैं, हम तो एक कफन जिस तरह पहनाते हैं वो भी उसी की तरह एक कपड़ा, सफ़ेद सी चादर, वो भी एक पूरी रस्मात होती हैं। मैं इसको डिटेल से बयान करते हुए कि मुझसे बेअदबी ना हो जाए, मैं हर मज़हब की दिल से इज़्ज़त करता हूँ, तो सबकी अपनी रिवायात होती हैं। जब उसको सुबह नहलाने की बारी आई तो अदित्या जब उसके वजूद को उठाने लगी कि उसके वजूद को उठाया जा सके, और उसको याद आया कि इसके तो वो बाल लगे हैं, पहले ये बाल उसके उखाड़े जाएं, जो एक नकली बाल लगे थे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें उतार ली जाती हैं। और जैसे उसने उसके वजूद को हटा के उन बालों को उतारने की कोशिश की तो बाल नहीं उतर पा रहे थे, और जब उसने पीछे करके देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो जो बाल थे, वो बालों के अंदर धागा जो उन्होंने बांधा था वो धागा भी गायब हो चुका था, और वो बालों का जो गुच्छा था वो इस अंदाज में उसकी जड़ों के अंदर पेवस्त हो गया था जैसे ये बाल लगाए नहीं गए, उसके सर के अंदर पहले से मौजूद हों। जैसे इंसानों के बाल उसके सर के साथ जुड़े होते हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं, बालों की जड़ें होती हैं, वो अंदर घुसी होती हैं, तो उस बालों के गुच्छे की सारी जड़ें उसके सर के अंदर ना सिर्फ घुस गई थी, बल्कि सर का वो वाला हिस्सा जो मुश्किलों से उसने हटा के देखा तो वहाँ पे तो अंदर खोखला हो गया था, इस अंदाज में जैसे वो बाल खून चूस रहे हों, और अंदर हल्का हल्का सर का हिस्सा भी नज़र आ रहा था। उसके मुंह से आखिरकार चीख निकल गई, और हैरत की ये बात ये थी, उसकी निगाह अब पड़ी वो बाल जो उसके घुटनों तक आ रहे थे, वो उस रात के अंदर क्या हुआ था कि वो बाल लंबे होके उसके पाँव तक आ गए थे, क्योंकि जब उसने डरते हुए उसके वजूद को नीचे रख दिया, वापस रख दिया खौफ के मारे, तो तब उसने बालों की लंबाई को देखा तो वो घुटनों से भी नीचे जा चुके थे, लंबे होके पाँव तक जा चुके थे। तभी वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गई। घर के लोग भी जमा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने खौफज़दा होकर बताया कि पाँव को देखें, बाल पाँव तक जा चुके हैं, ये बाल तो घुटनों तक थे, पाँव तक कैसे गए हैं? क्योंकि ये बाल उसके सर के साथ जुड़ चुके हैं खुद ब खुद। और उसके सर को देखें, जब घर वालों ने सर को देखा वो तो अंदर से खोखला हो चुका था, बकायदा मगज तक नजर आ रहा था, अंदर दिमाग नजर आ रहा था। वो एकदम समझ गए कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। वो सर दर्द करती रही और हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसका सर का दर्द बालों की वजह से था। ये क्या हुआ है? वहीं पे ठाकुर ने कहा, रुको मैं एक शख्स को बुलाता हूं, मुझे ये मामला कुछ और नज़र आ रहा है, हमारी बेटी की जान गई है। और एक साधु को, एक वहाँ के वो जो होते हैं उनको बुलाया गया। वो बड़ी सी एक चुटिया वाले मालाएं पहने हुए अंदर दाखिल हुए और उनको कहा, देखिए ये क्या माजरा है। उस मुर्दा वजूद के सर के जैसे करीब पहुंचे, बालों को उन्होंने हाथ ही लगाया था कि उनको करंट लगा और एकदम से पीछे हो गए और कहा, ये क्या है? उनसे पूछा क्या हुआ? कहा, ये तो चुड़ैल के बाल हैं, ये तो किसी डाइन के बाल हैं, मैंने हाथ लगाया है तो मुझे पता लग गया है ये डाइन के बाल हैं। उनको अभी बताया कुछ नहीं गया था, कहा गया था इसके सर को चेक करें। सिर्फ सर को चेक करने के लिए उसने बालों को हाथ लगाया था, उसको करंट लग गया। और जब उन्होंने उनको बताया कि ये देखें पीछे से क्या है, तो उसने कहा, ये क्या किया आप लोगों ने, बच्ची की जान ले ली। ये जो बाल इसके सर को लगाए गए हैं ये एक डाइन के बाल हैं, एक चुड़ैल के बाल हैं। ये बाल जब उसके सर के साथ लगाए गए तो ये बाल फिर से जिंदा हो जाते हैं। जब ये जिंदा औरत के बाल काटे जाएं, मुर्दा औरत के नहीं, अगर वो चुड़ैल मर चुकी है बालों को काटा जाए कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो जिंदा है और जिंदा बालों को काट लिया जाए और उन बालों को जलाया ना जाए तो ये बाल फिर किसी और के साथ जुड़ जाते हैं। तो जिंदा उस डाइन के किसी ने ये बाल काटे थे और वो इसके साथ जब लगाए गए तो वो बाल इसके सर के अंदर इतना घुप गए कि उसका खून पीना शुरू हो गए। इस बच्ची के अंदर क्या खून की कमी हुई? उन्होंने कहा हाँ, इसके अंदर मुसलसल खून की कमी हो रही थी और ये जो ढांचा बनी है खून की कमी की वजह से है। तो बोले इसी वजह से इन बालों ने उन खून को पी लिया है। जब ये खून
पीते गए तो ये कमज़ोर होती गई, उसके सर के अंदर दर्द होता गया और ये मुसलसल खून पीते रहे। इतना खून पी गए कि जब उसके वजूद के अंदर एक कतरा भी नहीं बचा खून का, तो फिर ये मर गई। अगर तुम लोग एक और बोतल इसको लगवा देते, इसके जिस्म के अंदर एक और खून की बोतल चली जाती, तो फिर ये एक और दिन जिंदा रह जाती, 2 दिन जिंदा रह जाती, और ये बाल उस खून को भी पीते रहते। जब तक खून ख़त्म ना होता ये मरती ना, क्योंकि इसके वजूद के अंदर खून वो बाल पी गए थे, इसलिए ये इस दुनिया को छोड़ गई, वो मर गई, क्योंकि खून ही नहीं बचा था और ये बाल सारा खून चूस चुके हैं। अभी इन बालों को उतारना नहीं है, इन बालों को काटना नहीं है। इन बालों को उतारा गया, काटा गया तो फिर ये किसी और के साथ ना जुड़ जाएं, क्योंकि ये जिंदा चुड़ैल के काटे गए बाल हैं। आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। अभी इसकी सारी रसूमात अदा करें और अंतिम संस्कार के टाइम पे ये बाल इसी के साथ जुड़े रहें, ताकि इसी के साथ ही ये बाल जल जाएं। और ऐसा ही किया गया। जब उसकी वजूद को उस लकड़ी के ऊपर रखा गया और उसको आग लगाई गई, और जैसे ही उस मुर्दा अनीका के वजूद को आग लगी जिसके ऊपर लकड़ियां रखी हुई थीं, तो वो बाल उसके सर के नीचे रखे गए थे। लेकिन वहाँ पे खड़े लोगों ने देखा कि वो अनीका जिसके वजूद को कफन में लिपटी, या कपड़ा जो उसके ऊपर होता है कफन की तरह, उसके बालों को उसके कहने के मुताबिक उस साधु के उसके वजूद के नीचे रखा गया था और उसको ऊपर लिटा दिया गया था और ऊपर लकड़ियां रख दी गई थी। लेकिन जैसे ही उसको आग लगाई गई और आग ने उन लकड़ियों को लपेट में लिया, तो उन्होंने देखा कि बाल लहराते हुए ऊपर की तरफ आ गए थे, सीधे लहरा रहे थे। यानी कि बाल, जब इंसान लेटा होता है उसके बाल नीचे ज़मीन पे होते हैं, लेकिन अगर उनको कोई धागे से या हाथ से पकड़ के ऊपर खींच ले ऊपर की तरफ, इसी अंदाज में खींचे हुए थे और लहरा रहे थे, जैसे तड़प रहे हों, निकलने की कोशिश कर रहे हों। वो मुर्दा वजूद अनीका का तो जल रहा था, लेकिन बाल इस तरह इधर इधर टकरे मार रहे थे। पहले सीधा लहराते रहे, कभी लेफ्ट पे टक्कर लगाते, कभी इधर, जैसे अलग होने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो अलग नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक कि आग ने उन तड़पते बालों को अपनी लपेट में ले लिया, और जैसे ही उन बालों को आग लगी तो सबने देखा एक तर 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 की आवाज़ आई, जैसे पटाखे फटते हैं, ऐसे हल्की हल्की तर 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 की आवाज़ आई, और उसके अंदर से एक ऐसा धुआं निकलना शुरू हो गया जो काला स्याह धुआं था। और वो काला स्याह धुआं बाकी धुएं से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जो उस चिता को आग लगी हुई थी, जो जिस्म के जलने की बदबू थी, जो लकड़ियों की जलने की आग थी, उसके अंदर से जितना भी धुआं था वो एक मुख्तलिफ किस्म का धुआं था। लेकिन इन बालों का जो धुआं था वो काला स्याह और खौफनाक बदबूदार धुआं था, जो कुछ देर जलते रहे। बदबूदार काला स्याह धुआं निकला और गायब हो गया। यहां तक कि कुछ घंटों के बाद वो बाल और अनीका का वजूद जल चुका था। अब जब पूरा घर दुख की उस कैफियत में था, लेकिन बदले की आग जल रही थी, उन साधु से पूछना था कि आपने कहा था आगे करना है, बताइए ये कैसे हमारी बेटी के साथ ये डाइन के बाल लगे हैं। तो उसने कहा कौन लाया था ये बाल? तो अदित्य बोली ये मैं लाई थी। कहाँ से लाई थी? उनको बताया गया फलां शॉप पे। और वहीं पे उन्होंने ठाकुर साहब को बताया, और ठाकुर साहब असर रसूख वाले बंदे थे। असर रसूख से उस दुकान वाले को गिरफ्तार किया गया, और उसने बताया कैसे वो कब्रों से उस 2 नौजवान जिनका नाम इंद्रा और बिराज था, वो कब्रें खोद कर बाल काट कर लाते थे। वो उन दोनों तक भी पहुँचे और उस औरत तक भी पहुँचे जो गांव की बच्चियों के पैसे दे के, थोड़े से पैसे दे के बाल काट के लाती थी। पूरे नेटवर्क तक पहुँचे और उनको बताया गया इंदिरा और बिराज ने कि कैसे वो डाइन मर रही थी, हमें लंबे बाल चाहिए थे, और हमने उस जिंदा डाइन के बाल काट लिए थे और उस दुकानदार को पहुँचा दिए थे, और उस डाइन को उन गांव वालों ने मार दिया था। वो सारा गिरोह, वो सारा नेटवर्क पकड़ा गया, और उस डाइन के बारे में भी ये पता लगा था कि उस गांव के अंदर से 2 बच्चे उस डाइन ने चुराए थे। एक वो ले गई थी जिसका पता नहीं लगा था। दूसरा बच्चा लेकर जब वो जा रही थी तो माँ ने देख लिया था और चीखना शुरू कर दिया था कि डाइन मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, क्योंकि उसने उसको पाँव से पहचाना था, उसके पाँव उल्टे थे। एक डाइन जिन्नात में से होती है और एक डाइन जो इंसानों में से होती है। जिन्नात वाली को चुड़ैल कहते हैं, और जो इंसानों में से होती है वो जादू करके, शक्ति हासिल करके, खून पी के, जिगर खा के, दिल खा के इंसानों के, वो डाइन बन जाती है, उसके पांव उल्टे हो जाते हैं। वो अब रूप धारती है तो एक बेइंतहा खूबसूरत कन्या का, बेइंतहा खूबसूरत लड़की का रूप धार लेती है, लेकिन उस रूप के बावजूद भी उसके पाँव उल्टे रहते हैं, लेकिन वो होती इंसान ही है, उसको डाइन कहते हैं। और जो जिनात से होती है वो चुड़ैल होती है।
तो उस माँ ने भागते हुए जब उसको देखा था तो उसके पाँव उल्टे थे, वो उसके बच्चों को लेकर जाते हुए देख रही थी। तभी वो शोर मच गया था, लोग उसकी तलाश में थे और तभी लोगों ने उसको देख लिया था और उसको मारा था। वो लहूलुहान हो गई थी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी कि वहीं पे उन दोनों ने उसके बाल काट दिए थे। लेकिन वो बाल उस मासूम अनीका की जिंदगी ले गए। वो नेटवर्क तो पकड़ा गया, उनको सजाएं भी शायद मिल गई, लेकिन कोई अगर दुनिया में वापस नहीं आ सका तो वो मासूम अनीका थी जो उस डाइन के बालों की वजह से इस दुनिया से चली गई। मैंने जब इस कहानी को सुना, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा, मैं एक अजीब सी कैफियत में आ गया। कैसी खौफनाक, कैसी अजीब सी कहानी थी। आपने इस कहानी को सुना, आपको कैसा लगा? आपकी क्या कैफियत हुई? ज़रूर नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगा। आप लोगों की कैसी कैफियत थी? हर इंसान की एक डिफरेंट कैफियत होती है। किसी को डर लगता है, किसी को खौफ महसूस होता है, किसी का सरसराहट आती है और कुछ अजीब सी कैफियत में होता है। मैं चाहूँगा आप अपनी कैफियत को कहानी के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।